I am Shivani Agarwal and you are watching my YouTube एक्सप्रेशन गेटवे क्लासेस यूनिट 4 का रिमेनिंग पार्ट लेकर हम आपके सामने दोबारा से हाजिर हैं। सभी का स्वागत करती हूँ। क्रोनोलॉजी ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रोनोलॉजी का मीनिंग होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट है क्या? टाइम मैनेजमेंट बेसिकली प्रोसेस है किस चीज़ का? ऑर्गेनाइज करने का और प्लानिंग करने का कि हाउ टू डिवाइड आवर टाइम या हाउ टू डिवाइड डिफरेंट एक्टिविटीज़ हाउ टू डिवाइड आवर टाइम फॉर डिफरेंट टास्क्स एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनाइज और प्लान करते हैं कि हमको किस तरह से अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। टिप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम को मैनेज करने की टिप्स क्या क्या हैं? टाइम मैनेजमेंट की टू सक्सेस है। जितना ज़्यादा अच्छे से आप अपना टाइम मैनेज करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। द मोर इन्फ्लुएंशियली वी विल मैनेज आवर टाइम द मोर सक्सेसफुल वी आर। जितना इन्फ्लुएंशियली हम टाइम को मैनेज करेंगे उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। टिप्स क्या हैं? सबसे पहले वी हैव टू सेट ए गोल। हमें एक गोल अब अपना सेटल डाउन करना है, सेट करना है। और फिक्स आवर प्रायोरिटीज़। अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना है कि कौन सा काम प्रायोरिटी पर करना है, कौन सा काम सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का है। देन फिर जब हम एक बार अपना टारगेट सेट कर लेते हैं तो अपने गोल को, अपने टारगेट को बिट बाय बिट, टारगेट बाय टारगेट हमको उसको हिट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो सेट ए गोल, सेट ए टारगेट, फिक्स डाउन आवर प्रायोरिटीज़ एंड देन स्टार्ट हिटिंग योर टारगेट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। फिक्स ए डेडलाइन टू कंप्लीट वेरियस टास्क। अपनी खुद की डेडलाइन फिक्स कर लीजिए। अपनी खुद की एक समय सीमा, डेडलाइन का मतलब है अपनी खुद की एक समय सीमा सेटल डाउन कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए अपने डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने की। इससे क्या होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आप अपना सेल्फ चेक करते रहेंगे, अपने आप को सेल्फ चेक करते रहेंगे। अगला है टेक ए ब्रेक बिटवीन डिफरेंट टास्क। एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए अपने टास्क को करते समय। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो डबल और ट्रिपल हो जाएगी। आपका एनर्जी लेवल जो है वो डबल और ट्रिपल हो जाएगा। आप जब ब्रेक के बाद आप जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो री एनर्जाइज्ड होंगे और रिजुविनेटेड होंगे, यानी और भी ज़्यादा यंग फील करेंगे। अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए बहुत अच्छे से। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट फॉर नेक्स्ट डे। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है पोस्टपोन करना, यानी टालना। तो पोस्टपोन नहीं करना है, टालना नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है अगले दिन के लिए। जितना ज़्यादा हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा काम में कॉम्प्लिकेशंस और टफनेस बढ़ती जाती है। रिमूव नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़। जो हमारी नॉन एसेंशियल और नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको रिमूव करते जाइए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बार बार मोबाइल छूने से डिस्टर्बेंस होता है तो मोबाइल छूना बंद कर दीजिए। आप इधर उधर बातें करने में, चिट चैटिंग में, गॉसिपिंग में ज़्यादा डाइवर्जन हो जाता है तो वो बंद कर दीजिए। तो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ में नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को अपने आसपास से हटाते जाइए। और प्लान अहेड सो दैट फर्दर स्टेप्स मे नॉट बी हैम्पर्ड। हैम्पर्ड का मतलब रुकावट आना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक काम पूरा होने से पहले ही अगर आप अगले काम की प्लानिंग कर लेते हैं, प्लान अहेड का मतलब है एडवांस में प्लानिंग कर लेना दूसरे काम की। जब आपको लगता है कि ये वाला काम हमारा आज ख़त्म हो जाएगा तो काम ख़त्म होने से पहले ही दूसरे काम की प्लानिंग कर लीजिए ताकि आपके जो आगे आने वाले स्टेप हैं वो रुके ना। फॉर एग्जांपल, कल आपको कॉलेज जाना है तो आप अपना बैग रात को ही लगा कर रखिए। कल आपको जो सब्जेक्ट सुबह उठकर पढ़ना है, अगर वो बुक्स आप अपने पास रख कर सोएंगे, अपने बेड पर रख कर सोएंगे, बेड के पास वाली टेबल पर रख के सोएंगे तो आप जो है सुबह उठकर आप सोचेंगे नहीं कि क्या पढूं, बल्कि आपको पता ही होगा पहले से ही कि आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप बिना सोचे समझे, बिना टाइम वेस्ट करे आप तुरंत उठकर वो पढ़ने लग जाएंगे। तो प्लानिंग आगे की प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आपके आगे के स्टेप सोचने में खाली पीली खराब ना हो जाएं। रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइम मैनेजमेंट का रोल क्या है? एक तो इट साउंड्स पर्सन टू बी वेल मैनर्ड। इससे पर्सन जो है वेल मैनर्ड मालूम होता है, वेल डिसिप्लिन्ड मालूम होता है, पंक्चुअल और सिस्टमेटिक मालूम होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मालूम होता है। तो देखिए पाँच जो एडवांटेजेस हैं वो एक ही सेंटेंस में आ गए हैं। 5 कीवर्ड याद रखिए, वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल, सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा है इट हेल्प्स टू कंप्लीट टास्क अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम एक
फ्रेज़ है जिसका ईडियम है जिसका मतलब है समय से पहले। तो इससे क्या फ़र्क मिलता है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि इससे टास्क हमारे समय से पहले कंप्लीट हो जाते हैं, डेडलाइन से पहले। अगर आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर टास्क अहेड ऑफ टाइम, समय से पहले ही आप अपने कामों को ख़त्म कर लेंगे। अगला है स्टेइंग विद इन टाइम लिमिट इज़ आल्सो ए मार्क ऑफ कर्सी एंड प्रोफेशनलिज्म। समय सीमा के अंदर रहना, समय का पालन करना एक कर्सी भी है, विनम्रता भी है, और एक एटिकेट है, प्रोफेशनलिज्म है, एक वेल मैनर होने का भी सिम्टम है। आगे आता है, अच्छा ये वाले तो हमारे रोल हो गए, रोल यहाँ पर ख़त्म हो गए। अगला आता है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स। 2 काइंड के प्रोफेशनल हैं, एक तो है मोनोक्रोमिक और एक हैं पॉलीक्रोमिक। तो मोनोक्रोमिक क्या होते हैं और पॉलीक्रोमिक क्या होते हैं ये हमें देखना है। ये आगे चलते हैं। मोनोक्रोमिक जो होते हैं ऐसे काइंड के पर्सन वैल्यू करते हैं टाइम को, और दे कीप स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं एवरी सिंगल मिनट ऑफ टाइम, और उनके लिए एवरी सेकेंड इज अंडर देयर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं, एवरी सिंगल मिनट या एवरी सिंगल सेकेंड इज अंडर देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड। और इस तरह के पर्सन जो हैं वो अपनी जॉब पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपने असाइनमेंट, अपने प्रोजेक्ट, अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी डेडलाइन को फॉलो करते हैं, और इस पर बहुत पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि उनकी जॉब क्या है, उनके असाइनमेंट क्या है, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी डेडलाइंस क्या हैं। दे टेक टाइम कमिटमेंट मोर सीरियसली, वो टाइम कमिटमेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो फिर से देख लीजिए, मोनोक्रोमिक काइंड के लोग टाइम की वैल्यू करते हैं, टाइम के एवरी सेकंड पर स्ट्रांग होल्ड रखते हैं, स्ट्रांग कंट्रोल में उनका हर मिनट रहता है। और इस तरह के लोग अपनी जॉब पर, अपने असाइनमेंट, अपने प्रोजेक्ट, अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी डेडलाइंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। टाइम कमिटमेंट उनके लिए बहुत सीरियस मैटर होता है। फॉर सच काइंड ऑफ पर्सन टाइम इज़ ए कमोडिटी। टाइम एक कमोडिटी है। कमोडिटी का मतलब सामान है, यानी जिसे हम सामान को हम पैसों से खरीदते हैं, तो जितना वैल्यूएबल पैसा है उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल उनके लिए समय है। समय उनके लिए कमोडिटी है, समय उनके लिए रिचेस है। रिचेस का मतलब संपत्ति, संपदा, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, और एसेट माने पूंजी है। तो समय उनके लिए, समय इतना ही इक्विवेलेंट है जितना कि पूंजी, समय उनके लिए उतना ही इक्विवेलेंट है जितना कि वेल्थ, समय उनके लिए उतना ही इक्विवेलेंट है जितना कि कोई एसेट। दीज पीपल आर हाईली पंक्चुअल, ये तो पता ही लग रहा है, हाईली पंक्चुअल होते हैं, और जो हाईली पंक्चुअल होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड खुद ब खुद हो जाते हैं। दे कंप्लीट द टास्क अहेड ऑफ टाइम, पहले ही हम पढ़ चुके हैं रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट में, तो उसके कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्योंकि इस टाइप के लोग टाइम की वैल्यू करते हैं, तो जो यहाँ पर पॉइंट आए हैं ना रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट में, ये भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस टाइप के लोग हाईली पंक्चुअल होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, और टास्क को समय सीमा से पहले अहेड ऑफ टाइम या डेडलाइन से पहले करते हैं। दे रीच वेन्यू, रीच है ये, दे रीच वेन्यू बिफोर टाइम। दे रीच फॉर मीटिंग बिफोर टाइम, मीटिंग के लिए जाना हो, वेन्यू के लिए जाना हो, किसी को अपॉइंटमेंट दिया हो तो वो अवेलेबल रहते हैं। दे आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन देयर अपॉइंटमेंट। दे कीप देयर वर्ड्स, वो अपने वर्ड्स को रखते हैं, अपनी बातों को को पूरा करते हैं। तो अगला जो है वो पॉलीक्रोमिक है। पॉलीक्रोमिक काइंड के लोग जो हैं वो रिवर्सल होते हैं किसके, मोनोक्रोमिक के। सच काइंड ऑफ पर्सन डू नॉट वैल्यू टाइम, वो वैल्यू नहीं करते हैं टाइम की। तो वैल्यू नहीं करते तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपॉइंटमेंट को ब्रेक करते हैं, यानी जो अपॉइंटमेंट को लिए हुए प्रोमिसेस हैं उनको ब्रेक कर देते हैं। उनके लिए प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर्सनल इंगेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ आर लेसर देन पर्सनल इंगेजमेंट, उनके लिए पर्सनल इंगेजमेंट की तो ज़्यादा वैल्यू है, और प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ उनके लिए ज़ीरो हैं एक तरह से। ये भी लिख सकते हैं, फॉर देम प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ आर जस्ट ज़ीरो। दे लिंगर ऑन देयर ड्यूटीज़, लिंगर ऑन का मतलब टालना होता है, प्रोक्रेस्टिनेट भी लगा सकते हैं। तो वो अपनी ड्यूटीज़ को लेकर लिंगर ऑन करते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। दे प्रोक्रेस्टिनेट द वर्क ऑन टुमारो, वो आज के काम को कल पर टाल देते हैं। दे हैव ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान भी है। दे हैव ए नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस टू डिले द टास्क असाइन टू दैम, उनके पास दुनिया भर के बहाने होते हैं, एक्सक्यूजेस होते हैं डिले करने के, देरी करने के टास्क को, है ना। तो इस तरह से पॉलीक्रोमिक लोग एक तो वैल्यू नहीं करते टाइम की, उसके कारण से अपॉइंटमेंट को ब्रेक करते हैं, दे ब्रेक अपॉइंटमेंट्स। प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ आर लेसर देन पर्सनल इंगेजमेंट, फॉर देम प्रोफेशनल लाइबिलिटीज़ आर जीरो, वाइल पर्सनल इंगेजमेंट मैटर मच फॉर देम।
दे लिंगर ऑन देयर ड्यूटीज़, दे प्रोक्रेस्टिनेट देयर ड्यूटीज़, दे प्रोक्रेस्टिनेट द वर्क फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो एंड ओवर मारो। ओवर मारो का मतलब होता है कल से आने वाला कल, कल के बाद वाला कल। दे हैव ए नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज, ये बहुत ही सिंपल सरल सा है, जिसको नहीं भी कोई याद रहे वो ये वाला ब्रेक अपॉइंटमेंट कर ले और ये कर ले कि नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज होते हैं टालने के लिए। अब आता है एक हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स स्टैंड फॉर स्पेस। प्रॉक्सिमिक्स का स्पेस होता है, और प्रॉक्सिमिक्स का जो सिद्धांत दिया है वो टी.एस. हॉल ने दिया है। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है साइंस ऑफ डिस्टेंस, साइंस ऑफ स्पेस। मेंटेनिंग प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स को मेंटेन करना वाइल डीलिंग ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड्स इज ए मार्क ऑफ कर्सी एंड प्रोफेशनलिज्म। प्रॉक्सिमिक्स को मेंटेन करना भी कर्सी और प्रोफेशनलिज्म का सिंबल माना जाता है। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है हाउ स्पेस इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हाउ स्पेस, किस तरह से हम स्पेस का यूज़ ह्यूमन इंटरेक्शन के दौरान करें, यानी जब हम मानवीय इंटरेक्शन कर रहे हों, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हों, कन्वर्सेशन में हो, डायलॉग्स में हो, तो हाउ वी हैव टू मेंटेन स्पेस, हाउ वी हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट आवर स्पेस एंड डिस्टेंस। ये हमारा प्रॉक्सिमिक्स है। टी.एस. हॉल ने डिस्क्राइब करा है 4 लेवल्स को प्रॉक्सिमिक्स के: पर्सनल जोन, पब्लिक जोन, सोशल जोन, इंटीमेट जोन। अब पर्सनल जोन क्या है, पर्सनल स्पेस या पर्सनल जोन क्या है? पर्सनल स्पेस में हमें 1.5 फीट से 4 फीट के बीच में रहना होता है, यानी रिसीवर और सेंडर के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? इस तरह से आप कुछ अच्छा सा डायग्राम बना लेना, मेरी आर्ट बहुत ख़राब है। तो ये कितनी होती है? 1.5 to 4 फीट, 1.5 से 4 फीट तक होती है। और ये जोन किसके लिए रिजर्व होता है? फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, क्लोज एक्वेंटेंसेस के लिए, यानी जान पहचान के लोग। एक्वेंटेंसेस का मतलब जान पहचान के लोग जिन्हें आप क्लोजली जानते हैं, क्लोज वंस। आप यहाँ लिख लीजिएगा, आपको इतना भारी वर्ड अगर याद ना रहे तो क्लोज वंस, नियर एंड डियर वंस, है ना, नियर एंड डियर वंस। फॉर एग्जाम्पल, जब फैमिली और फ्रेंड्स मिलते हैं और गेट टुगेदर करते हैं तो वो पर्सनल स्पेस में होते हैं। टी पार्टी विद फ्रेंड्स, वो भी हम पर्सनल स्पेस में करते हैं। लंच विद ओल्ड फ्रेंड्स, ये भी हम पर्सनल स्पेस में करते हैं। पब्लिक जोन जो है उसमें कितने फीट का होता है? 12 फीट का होता है, 12 फीट का होता है डिस्टेंस रिसीवर और सेंडर के बीच में। और सच ए जोन इज़ हेल्ड मोस्टली ड्यूरिंग प्रोफेशनल सेटिंग। ये इस जोन में हम कब होते हैं? जब हम प्रोफेशनल सेटिंग में मिलते हैं किसी ऑफिसर से, किसी नए पर्सन से, तो हम 12 फीट की दूरी में पब्लिक जोन में होते हैं। ये कब होता है? ड्यूरिंग लेक्चर्स, ड्यूरिंग सेमिनार, ड्यूरिंग मीटिंग्स, ड्यूरिंग इंटरव्यूज़, है ना। और सेलिब्रिटी एंड हाई प्रोफाइल पर्सन जो हैं वो इस स्पेस में रहते हैं सेफ्टी रीजंस से के लिए और पावर का शो करने के लिए, अपने आप को थोड़ा डिफरेंट शो करने के लिए, टू एग्जिबिट दैम, टू जस्ट फॉर showing themselves different from other ones, showing themselves different from other ones। सोशल जोन कहाँ आता है? 4 फीट से 12 फीट की दूरी पर आता है। और ये इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द पब्लिक स्पेस। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना पब्लिक स्पेस है। और अच्छा, सोशल जोन जो है, सोशल जोन 4 फीट से 12 फीट का होता है। और ये पब्लिक स्पेस जितना क्लोज नहीं होता, लेकिन पर्सनल स्पेस जितना भी दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द पब्लिक स्पेस। ये पब्लिक स्पेस जितना इम्पॉर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन पर्सनल स्पेस जितना क्लोज भी नहीं होता है। तो ये दोनों के बीच का है, यानी कि ये पर्सनल स्पेस और पब्लिक स्पेस के बीच का है जो सोशल जोन है। और ये कब होता है? जब हम फेयर और वेडिंग में अपने किसी टीचर या ऑफिसर से मिलते हैं, प्रोफेशनल रिलेटिव से मिलते हैं, प्रोफेशनल कलीग से, है ना, प्रोफेशनल कलीग से, ऑफिसर से मिलते हैं ड्यूरिंग पब्लिक। जैसे एक किसी की शादी है, मान लीजिए किसी की भी फ्रेंड की शादी है, उसमें तुम भी गए हो एज ए स्टूडेंट और तुम्हारा प्रोफेसर भी आया है, उसकी भी रिश्तेदारी है, तो वो जब वहाँ पर आप लोग मिलोगे तो आप सोशल जोन में होगे, राइट। इंटीमेट स्पेस।
ये स्पेस 1.5 फीट से फीट या उससे भी कम का होता है और ये रिजर्व होता है रोमांटिक पार्टनर्स के लिए, स्पाउस के लिए, यानी स्पाउस का मतलब लाइफ पार्टनर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और हमारे बच्चों के लिए, क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स के लिए जो सबसे करीबी फैमिली मेम्बर्स हों, और नियर एंड क्लोज्ड वंस के लिए होता है। ये हमारा चार्ट है, आप इस तरह से चार्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा इंटीमेट जोन है, ये पब्लिक स्पेस है 1.5 फीट वाला, 1.5 से 4 फीट वाला जो है हमारा क्या है, पर्सनल स्पेस है, और 4 वाला ये सोशल स्पेस है। इस तरह से बना लीजिएगा ये डायग्राम। अब आता है अगला क्वेश्चन, काइनेसिक्स क्या है। काइनेसिक्स का मतलब है बॉडी लैंग्वेज। देखिए 3 टर्म है, क्रोनोमिक्स, आप बिल्कुल भी क्रोनोमिक्स का मतलब है जो सबसे बड़ा है, उसका मतलब है सबसे बड़ा, यानी टाइम मैनेजमेंट। इस तरह से ध्यान रखना आप। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, प्रॉक्सिमिक्स को थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेस। और काइनेसिक्स का मतलब है बॉडी लैंग्वेज। तो तीनों में डिफ्रेंशिएट करके याद रखिएगा। बॉडी लैंग्वेज में के बारे में देखिए, ये कहा जाता है कि इट इज़ सेड दैट आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। ये आपने सुन रखा होगा। तो क्योंकि हमारे एक्शन कई बार ज़्यादा तेज़ी से बोलते हैं, हमारे शब्दों की बजाय हमारे एक्शन ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करते हैं। आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। कई बार क्या होता है, वी फेल टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स इनटू वर्ड्स। तभी तो हम ये कहते हैं कि वी डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड, वी डोंट हैव वर्ड्स टू पे माई थैंक यू टू यू, है ना। तो कई बार हमारे वर्ड्स हमारे थॉट्स को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने में मतलब इतना बड़ा रोल, मतलब हम लोग के पास एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते कि एग्जैक्ट फीलिंग को, एग्जैक्ट थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें। जहाँ पर हमारे वर्ड्स फेल हो जाते हैं हमारे थॉट्स को एग्जैक्टली एक्सप्रेस करने में, वहाँ बॉडी लैंग्वेज कन्वेज ए लॉट, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और कन्वे का मतलब कह जाती है, बहुत कुछ कह जाती है। अब बॉडी लैंग्वेज में आता क्या क्या है, जेस्चर, पोस्चर, फिजिकल अपीयरेंस, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल और हमारी एनर्जी एटसेट्रा। आइए फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। पोस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पोस्चर में होता क्या क्या है, हाउ टू स्टैंड, हाउ वी सिट, हाउ वी टेक पोजीशन ऑन डायस या पोडियम, किस तरह से हम डायस और पोडियम पर पोजीशन लेते हैं यानी खड़े होते हैं। हाउ वी स्टैंड, हाउ वी टेक पोजीशन की जगह हाउ वी स्टैंड ऑन डायस, हाउ वी स्टैंड ऑन डायस। हाउ वी मूव इन टू द रूम, जब हमारी मतलब हाउ वी टेक एंट्री इन टू द रूम, है ना, हाउ वी एंटर द लेक्चर रूम, ठीक है। हाउ वी मूव इन टू द रूम, किस तरह से हम रूम में यानी लेक्चर रूम में, लेक्चर थिएटर रूम में हम किस तरह से, या ऑडिटोरियम में हम किस तरह से मूव करते हैं, वो भी मैटर करता है। हाउ वी अपीयर टू अदर्स, हम किस तरह से लोगों के सामने अपीयर होते हैं, दिखते हैं। हाउ वी साउंड, हमारी साउंड कैसी है। हाउ वी मेक आवर सेल्फ एक्सेसिबल टू अदर्स, हम अपने आप को लोगों की रीच में कैसे ले जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोस्चर में काउंट होती हैं। अब आता है जेस्चर। जेस्चर बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसमें, बॉडी लैंग्वेज में, या हमारे इंप्रेशन को स्पीकर तक पहुंचाने के लिए। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जेस्चर को मेंटेन करते समय, डू नॉट लीन टू मच, लीन का मतलब बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, है ना। डू नॉट लीन अगेंस्ट एनीवन, किसी का सहारा लेके झुकना नहीं चाहिए। कभी आप किसी के कंधे पकड़कर झुक जाएं तो इस तरह से नहीं झुकना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ चेन, कई लोगों की आदत होती है कि वो हाथ से, मतलब हाथ में जो भी होता है उससे खेलने लगते हैं। तो वट एवर यू आर होल्डिंग इन योर हैंड, आपको उससे खेलना नहीं है। कभी कभी डू नॉट प्ले विथ चेन, डू नॉट प्ले विथ रिंग, हैंडकरचीफ, है ना। कभी कभी आप ट्विस्ट करने लगते हैं अपने साड़ी के पल्लू को, तो वो नहीं करना है। कीप योर हैंड्स डाउन, अपने हैंड्स को नीचे रखिए। माइल्ड मूवमेंट्स करिए, यानी छोटे छोटे मूवमेंट्स करिए। बहुत ज़्यादा हाथ पैर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है, पॉम्प एंड शो यानी दिखावटी लगता है। डू नॉट बी आर्टिफिशियल नहीं होना है। वाइल यूजिंग हैंड मूवमेंट्स करते समय आर्टिफिशियल नहीं होना है। अब आपको स्टैंड एट द सेंटर में खड़े होइए, जहाँ एवरीवन कैन सी यू, जहाँ से आपको हर कोई दिख सके, जहाँ से आपको हर कोई देख सके और जहाँ से आप हर किसी को देख सकें। फ्रॉम वेयर यू कैन मेक आई कॉन्टैक्ट इजीली टू एवरीवन, ठीक है। तो सेंटर में खड़े होना है। फ्रॉम वेयर यू आर विजिबल टू ईच एंड एवरीवन, एंड फ्रॉम वेयर यू कैन see each and every member of the audience, and from where you can easily establish eye contact to each and every member of the audience.
डू नॉट टेक सपोर्ट ऑफ वॉल, वॉल का यानी कि दीवार का सहारा मत लीजिए खड़े होते समय। ये सारी चीज़ें हमारी जेस्चर में आती हैं। आई कंटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ आई कंटेक्ट करके जो है इसका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। आई कॉन्टेक्ट एक वाइटल रोल प्ले करता है। इट हेल्प्स अस टू फील कॉन्फिडेंट। सबसे बड़ा रोल क्या है? इट हेल्प अस टू फील कॉन्फिडेंट। ये हमें कॉन्फिडेंट फील कराता है। रीड द मूड ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के मूड को रीड करने में हेल्प करता है। वेदर दे आर फीलिंग बोरिंग, हमारी ऑडियंस कहीं इरिटेटेड तो नहीं है, डाइवर्टेड तो नहीं है, फ्लाइटी का मतलब चंचल तो नहीं है, इनएक्टिव तो नहीं है, इनअटेंटिव तो नहीं है, इनअटेंटिव का मतलब खोई खोई सी, थकी हुई तो नहीं है। तो वी शुड नॉट, अच्छा इसमें आई कंटेक्ट का एक रूल क्या है? आई कंटेक्ट का रूल ये है कि वी शुड नॉट फिक्स आवर आईज, शुड नॉट फिक्स, है ना, शुड नॉट फिक्स आवर आईज मोर देन 3 to 5 सेकेंड्स टू 1 पर्सन। एक पर्सन के को हमें 3 से 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। अगर हम 3 से 5 सेकेंड 3 to 5 सेकेंड से ज़्यादा देखते हैं तो इट कम्स इन स्टेयरिंग। स्टेयरिंग का मतलब घूरना, और घूरना जो है वो बहुत ही इल मैनर है। अब आता है स्माइल। स्माइल के बारे में ये कहा जाता है फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस माइंड का इंडेक्स है। स्माइल हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को बनाती है। स्माइल लोगों का फेवर विन करने में सहायता करती है, कनेक्ट करती है हमें लोगों से, हमें फ्रेंडली करती है ऑडियंस से, और ऑडियंस हमसे हेजिटेट, अगर हम स्माइली फेस बना के अप्रोच करते हैं तो ऑडियंस डजंट एवर फील हेजिटेट टू पुट फोर्थ देयर क्वेरीज, डाउट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। और अगर आपकी ऑडियंस आपसे प्रश्न पूछने के लिए सहज है, यानी कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, तो इसका मतलब आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया, आपका आधे से ज़्यादा प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारी स्माइल सरकास्टिक नहीं होनी चाहिए, यानी व्यंग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि हम उस किसी पर कमेंट कर रहे हैं। तो और आयरनिकल नहीं होनी चाहिए। आयरनिकल का मतलब है उपहास उड़ाने वाली, हंसी उड़ाने वाली। तो हंसी उड़ाने वाली और सरकास्टिक नहीं होनी चाहिए। और हमें 3 से 5, ये 2 रूल हैं। क्या अब इस तरह से भी देखिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर 2 रूल्स टू मेंटेन स्माइल, है ना, या आई कंटेक्ट। आई कंटेक्ट का रोल क्या बताया था कि 3 से 5 सेकेंड तक हमें से ज़्यादा हमें नहीं किसी को फिक्स करना चाहिए, किसी के ऊपर अपनी आईज़। और इसका रूल क्या है कि हमारी स्माइल सार्कास्टिक और आयरनिकल नहीं होनी चाहिए। आता है फिजिकल अपीयरेंस। देखिए आपने सुना ही होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है कई बार। तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन को आउटस्टैंडिंग और इंडेलिबल बनाने के लिए, इंडेलिबल का मतलब है अमिट बनाने के लिए, हमारी फिजिकल अपीयरेंस को रिमार्केबल होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? टेक केयर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। प्रॉपर बॉडी हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन का मतलब साफ़ सफाई। तो प्रॉपर बॉडी हाइजीन से शुरू होती है हमारी फिजिकल अपीयरेंस की देखभाल। तो प्रॉपर केयर करनी है नेल्स की। कई बार क्या होता है, हम फेस पर तो बड़ा ध्यान देते हैं, बट हमारी नेक जो है वो गंदी रह जाती है, एल्बोज़ हमारी गंदी रह जाती हैं, हमारी जो ये होती हैं एंकल्स होती हैं, एंकल्स का मतलब क्या है, एड़ियाँ हमारी गंदी रह जाती हैं, हमारी फीट, हमारे नेल्स ये अच्छे नहीं होते। तो एंकल्स देखो, हाँ हमने लिख रखा है भाई। एक तो ये चीज़ें गलत, ये चीज़ें, इनकी बॉडी हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहीं से इनफैक्ट हमारी हाइजीन शुरू होनी चाहिए। खाली फेस को चमकाने से काम नहीं बनेगा, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हेयर वेल ट्रिम्ड होने चाहिए, वेल कॉम्ड होने चाहिए, प्रॉपरली जेल्ड होने चाहिए, वेल शैम्पूड होने चाहिए, ठीक है। नेल शुड बी प्रॉपरली पेयर्ड। पेयर्ड का मतलब जब नेल काटते हैं तो नेल को काटना, नेल काटना जो है मतलब नाखून काटने को पेयर कहते हैं। तो नेल शुड बी प्रॉपरली पेयर्ड। ड्रेस शुड सूट टू द ओकेज़न। ड्रेस जो है वो ओकेज़न को सूट करती हुई होनी चाहिए, और प्रॉपरली आयरनड और प्रॉपरली क्रीज्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक बात बोली कि ओकेज़न को सूट करती हुई होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप जो है वो हवन कर रहे हैं, पूजा का काम है, और आप जीन्स पैंट पहन के चले गए। हवन में तो भाई कुर्ता पजामा ही अच्छा लगेगा ना, वो भी येलो कलर का, है ना, वाइट कलर का, और थोड़ा सा मतलब पूजा वाले कलर्स का। काले कलर का तो अच्छा नहीं लगेगा, हिंदू माइथोलॉजी में तो काला कलर पूजा के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो पूजा के हिसाब से, अब जैसे मान लीजिए आप किसी के दुख में जा रहे हैं, है ना, किसी के, तो वहाँ पर आपको बहुत लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। प्रेफर करना चाहिए आपको कि देखो, आपने एक चीज़ नोट करी होगी, ये थोड़ा सा, आई एम रियली सॉरी,
तो प्रेफर जो है हमें क्या करना चाहिए, वाइट कलर के क्लॉथ्स प्रेफर करने चाहिए। इसी तरह से अगर हम ग्रामीण परिवेश में, रूरल एम्बियंस में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाई वाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। कारपोरेट में जा रहे हैं तो हाईली प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। तो ड्रेस शुड बी अकॉर्डिंग टू द ओकेज़न। कई बार हमने ड्रेसिंग बहुत अच्छी पहन ली होती है लेकिन फुटवियर हमारे जो हैं वो अच्छे नहीं होते। तो फुटवियर में एक तो ये ध्यान रखना है कि कोजी हो, यानी आरामदायक हो, चलते समय दर्द ना करें, जो बहुत ज़्यादा हाई हील्स ना हो, और जो हील्स भी हों तो वह हम आराम से उसको मैनेज कर सकें, कोप अप कर सकें। तो फुटवियर कोजी होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए। हाई हील्स और गॉडी फुटवियर, गॉडी का मतलब दिखावटी फुटवियर अच्छे नहीं रहते हैं, तो वो जो है पर्सनैलिटी को ख़राब ही करते हैं, अच्छा नहीं बनाते हैं। डू नॉट यूज़ गॉडी ज्वेलरी एंड हैवी मेकअप, हैवी मेकअप नहीं करना है और गॉडी ज्वेलरी नहीं पहननी है। गॉडी का मतलब वही दिखावटी है। हैंडबैग, अब इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हैंडबैग और कैरी बैग जो है वो गॉडी नहीं होना चाहिए। लेदर बैग ब्राउन और ब्लैक कलर का ज़्यादा जो है सूट करता है, ज़्यादा अच्छा होता है। कीप ए नीटली फोल्ड एंड नीट एंड क्लीन हैंडकरचीफ, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कह दी, इसके बारे में ध्यान रखना जरूरी है। नीटली फोल्डेड, साफ सुथरा मुड़ा हुआ, है ना। नीट एंड क्लीन हैंडकरचीफ अपनी राइट पॉकेट में रखना चाहिए, राइट पॉकेट। तो ये बहुत सारे रूल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा ये तो ये एलिमेंट हैं, कुछ और एलिमेंट की बात कर लेते हैं जो काइनेसिक्स में है। हाउ टू यूज़ स्क्रीन, जब हम स्क्रीन का यूज़ करते हैं तो भी हमें थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। स्टैंड बाय द स्क्रीन, स्क्रीन के पास खड़ा रहना चाहिए पॉइंटिंग आउट करते समय। जब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे ये स्क्रीन है, तो जब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कुछ चीज़ को या चीज़ को, तो हमें स्क्रीन के किनारे खड़े रहना चाहिए। स्टैंड बाय द स्क्रीन, स्क्रीन से सटकर। स्टैंड अवे फ्रॉम इट, जब हम कुछ जब हमें कुछ एक बार हमने दिखा दिया, फिर हमें उसको इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है बहुत सारी चीज़ें, तो हमें स्क्रीन से हट जाना चाहिए जब हम उनको पॉइंट्स को इलेबोरेट और एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाउ टू लुक एनर्जेटिक, इसके लिए भी, एनर्जेटिक होने के लिए भी रूल हैं। कीप एनर्जी इन योर वॉइस, आईज एंड मूवमेंट्स, 3 जगह रखनी है आपको अपनी एनर्जी। अपनी वॉइस से आपकी एनर्जी झलकनी चाहिए, ग्लिम्पस होनी चाहिए, आईज में आपकी एनर्जी होनी चाहिए, मूवमेंट्स में आपकी एनर्जी होनी चाहिए। वॉइस आपकी दमदार होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा श्रिल फटी हुई नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा जो है दबी हुई होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा डिम होनी चाहिए। आईज़ आपकी पेल ना हो, पीली ना हो, पेल ना हो, है ना। आईज़ आपकी ब्राइट हो, कैसी होनी चाहिए, ब्राइट आईज़ होनी चाहिए, एकदम गुलाबी आंखें होनी चाहिए, एकदम वाइट कलर आना चाहिए। मूवमेंट्स में आपकी एनर्जी होनी चाहिए, आप अच्छे से ऐसे नहीं है मरे ना लगें, अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक जीते जागते जीवंत लगें, जोश एनर्जी से भरपूर। स्टैंड स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे खड़े रहिए, ज़्यादा लीनिंग नहीं करनी है, झुकना नहीं है। डू नॉट क्रॉस योर आर्म्स एंड लेग्स, अपने हाथ और पैरों को, जैसे आप हाथ मोड़ कर खड़े हो जाते हैं ना, दोनों हाथ ऐसे करके, तो उस तरह से नहीं खड़े होना है, लेग्स को भी मोड़ना नहीं है। रिलैक्सिंग का बहुत बड़ा वैल्यू है। एक रिलैक्स्ड स्पीकर जो है उसे ज़्यादा सुना जाता है और लोग उसको ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। अगर आप खुद ही बिखरे हुए होंगे तो आपको कौन सुनेगा। तो रिलैक्सिंग रहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी में मत रहिए, हौज पौज नहीं रहिए, बहुत ज़्यादा हरी एंड वरी में मत रहिए। रिलैक्स का मतलब है डू नॉट बी इन हरी एंड वरी, डू नॉट बी इन हरी एंड वरी। ऑडियंस अपना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाती है आप में अगर आप रिलैक्स्ड रहते हैं, और पीपल विल नॉट फोकस इफ़ यू आर नॉट रिलैक्स एंड इम्पेशेंट है ये। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर पूरा हो गया। अब आता है प्रेजेंटेशन। पहले तो ये देख लीजिए कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रेजेंटेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक टॉपिक टू द स्पेसिफिक ऑडियंस। बेसिकली प्रेजेंटेशन है क्या, स्पेसिफिक मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग या प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक ऑडियंस, स्पेसिफिक पर्पस। तो क्या है प्रेजेंटेशन, स्पेसिफिक टॉपिक को, स्पेसिफिक ऑडियंस को विद ए स्पेसिफिक पर्पस मेंटेन करने का, डिलीवर करने का प्रोसेस है। प्रेजेंटेशन में बी इन फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब प्रदर्शन,
जब कोई नया टीचर आता है तो वो डेमो कर देता है ना, तो वो यही डेमोन्स्ट्रेशन होता है। प्रेजेंटेशन में भी इन फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन, इन फॉर्म ऑफ लेक्चर और स्पीच। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे छोटे क्वेश्चन में आ सकता है। टू इन्फॉर्म यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, परसुएट करना, इंस्ट्रक्ट करना, मोटिवेट और इंस्पायर करना, अपडेट करना, लोगों को अपडेट करना। टू लीड लोगों का लीड करना, लोगों को बताना कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ। लीड करने का मतलब है हाउ टू डू, व्हाट टू डू क्या करना है, कैसे करना है, व्हेन टू डू, तो ये होता है लीड करना। टीच करना लोगों को, ट्रेन करना और एजुकेट करना। टू कन्विंस देम, कन्विंस किस लिए, इधर टू एक्सेप्ट एनी आइडिया और टू एक्सेप्ट सम प्रोडक्ट, या तो कोई आइडिया एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे वृक्ष बचाओ आंदोलन है ना, दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, इस तरह से इन चीज़ों के लिए आइडिया हो गया ये। और प्रोडक्ट के लिए तो आप जानते ही हैं कि हमारी माचिस खरीद लो, हमारी वीडियो देख लो, ये सब यही है। कन्विंसिंग ये है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। सर्विसेज को बेचने के लिए, सर्विसेज में क्या होता है, हमारी पार्लर सर्विस ले लो, हमारी मसाज सर्विस ले लो, ये सब कुछ sorry. Hence we may say in presentation speaker present a targeted topic to the targeted audience with a targeted purpose. जो मैंने यहाँ बताया था specific audience, specific purpose, specific topic, वही ये है कि targeted topic को, targeted audience को targeted purpose से deliver करना ही presentation है। ये बहुत important चीज़ है। एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन में अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए वी हैव टू कंसीडर ये सब कुछ। व्हेन, वेयर एंड व्हाट टॉपिक, व्हेन, वेयर एंड व्हाट टॉपिक विल यू डिलीवर, कब, कहाँ और कौन सा टॉपिक आप डिलीवर करोगे। वेदर द प्रेजेंटेशन इज इन स्मॉल रूम और इन मैग्निफिशेंट ऑडिटोरियम, जो आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो वो स्मॉल रूम में है या मैग्निफिशेंट यानी बड़े से ऑडिटोरियम में है, इसका भी आपको ध्यान देना जरूरी है। अब हु विल कम एज योर ऑडियंस, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑडियंस में होगा कौन कौन, उनकी एज क्या होगी, उनका जेंडर क्या होगा, उनकी लाइकिंग क्या होगी, डिसलाइकिंग क्या होगी, कौन सी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हैं, वेदर ये एक पॉइंट है, वेदर यू नो योर ऑडियंस प्रॉपरली और नॉट, क्या आप अपनी ऑडियंस को प्रॉपरली जानते हैं या नहीं जानते हैं। ऑडियंस की नीड और ऑडियंस की रिक्वायरमेंट, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या क्या है, ये विच टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यू आर गोइंग टू यूज़, कौन सा टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करने जा रहे हैं, इन सब बातों में के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। For making presentation effective, you need to careful about audience and locale. 7 marks question. ऑडियंस क्या है, वाइल गोइंग अहेड फॉर प्रेजेंटेशन आपको एक डेलिब्रेट का मतलब सूझबूझ वाला, एक डेलिब्रेट कंसीडरेशन करना होगा किसके बारे में, कि हु आवर ऑडियंस इज़, कौन हमारी ऑडियंस है, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है। लड़के हैं तो लड़कों वाली बात आप मतलब उनको मेल डोमिनेटिंग मेल ओरिएंटेड चीज़ें बताएंगे, फीमेल हैं ज़्यादा तो फीमेल ओरिएंटेड चीज़ों बताएंगे। बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, लैंग्वेजेस नोन टू दैम, उनकी नीड्स एंड देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड उनकी बैकग्राउंड नॉलेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से आप अपने प्रेजेंटेशन को मीडियम, एवरेज या स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस आपसे आशाएं क्या करती है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे। एजम्पशन ऑफ देयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सबसे पहले तो वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, देयर प्रोबेबल क्वेरीज, उनकी संभावित क्वेरीज, वो क्या क्वेरीज आपसे कर सकते हैं, ये आप तैयार करके ले जाइए तो आंसर भी आपके तैयार मिलेंगे। व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, वो कौन सा गोल आपसे पूरा करवाना चाह रहे हैं, वो आपसे क्या चाह रहे हैं कि आप क्या डिलीवर करें, क्या उनके आशाएं हैं जो आप पूरी कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑडियंस, उनके लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, वो कौन से कल्चर से आते हैं, हिंदुइज्म के हैं, क्रिश्चियनिज्म के हैं, राजस्थानी हैं, बंगाली हैं, ये सब भी आपको ध्यान देना होगा। और लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देयर मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका मेंटल लेवल, उनका साइकोलॉजिकल, इसमें एक चीज़ और है सोशल लेवल, उनका सोशल लेवल, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिज़ाइन योर प्रेजेंटेशन कीपिंग इन व्यू ऑफ द डिमांड्स एंड नीड्स एंड प्रायोरिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर ऑडियंस। तो मेंटल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगला पार्ट आता है इसी का, लोकल। लोकल का मतलब होता है किसी भी एनवायरनमेंट की क्या चीज़, फिजिकल सेटिंग, किसी भी एनवायरनमेंट का
फिजिकल, वो मतलब कौन से एनवायरनमेंट में हमें देना है। अब प्रेजेंटेशन देते समय फिजिकल एनवायरनमेंट की, फिजिकल सेटिंग के बारे में देखना है हमें। कैसे देखना है, प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं, रूम टेम्परेचर कैसा है, ये सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, ये सब देखना है। माइक इज़ वर्किंग और नॉट, माइक वर्क कर रहा है या नहीं, ये सब प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेटर है ना उसी को देखना होता है। डायस, ये डायस है बेटा, डायस या पोडियम जो है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है डायस या पोडियम तो क्या रखना होगा, आपको टेबल अरेंज करानी होगी, एक स्टूल रखना होगा जहाँ पर आप अपने छोटे छोटे सामान, फाइल, फ्लो चार्ट, फ्लैश कार्ड्स, ये सब रख सकें। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो क्या करना है, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ टेबल, तो आप जो है इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ podium, so you have to make sure that there is table available for you to keep your notes, files, flashcards, etc etc. अब देखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्टर, सॉकेट कई बार क्या होता है कि चार्जिंग करने के लिए सॉकेट नहीं होता, वाइट बोर्ड है या नहीं, मार्कर है या नहीं, प्रोजेक्टर है या नहीं। तो अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आपको करना क्या है, आस्क योर ऑर्गेनाइजर टू अरेंज दीज एटलीस्ट 1 डे प्रायर टू योर प्रेजेंटेशन। और फिर आप उनको ये देख लीजिए कि वो सारी मशीन्स जो है वो माल फंक्शनिंग तो नहीं है। माल फंक्शनिंग का मतलब वो प्रॉपरली फंक्शन कर भी रही है या नहीं। माल फंक्शनिंग का मतलब है बुरा, मतलब गलत, मतलब बुरी अवस्था में तो नहीं है, बुरी अवस्था में कार्यरत। मेक श्योर अबाउट रूम इज़ नीटली ब्रूम्ड, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम सही से झाड़ू पोछा लगा हुआ है, उसमें स्वीपिंग एंड स्वैबिंग है, स्वीपिंग एंड स्वैबिंग, स्वेप्ट है या नहीं, मतलब झाड़ू पोछा लगा हुआ है या नहीं है, तभी तो आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, प्रेजेंटेशन दे पाओगे। कर्टेन्स, पर्दे हैं या नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ रूम फ्रेशनर टू मेक द एनवायरनमेंट फ्रेश, ये सब भी आपको देखना है। एक इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है, आर्ट ऑफ प्रैक्टिस या आर्ट प्रैक्टिस या एक्ट ऑफ डिलीवरिंग ए स्पीच टू द लाइव ऑडियंस। लाइव ऑडियंस को जब हम कोई भी स्पीच डिलीवर करते हैं तो उसका, तो लाइव ऑडियंस को स्पीच डिलीवर करने का एक्ट, लाइव ऑडियंस को स्पीच डिलीवर करने की प्रैक्टिस, लाइव ऑडियंस को स्पीच डिलीवर करने की आर्ट ही पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग इज़ एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन ए सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल मैनर। जनरली इसका एम क्या होता है, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन या मोटिवेटिंग पीपल टू टेक ए पर्टिकुलर एक्शन। पब्लिक स्पीकिंग के भी वही पर्पस हैं जो कि प्रेजेंटेशन के थे, इन्फॉर्मेशन देना, लीड करना, एंटरटेन भी करना, मनोरंजन भी करना, वो वहाँ पर भी आप डाल सकते हो। प्रेजेंटेशन के पर्पस में भी लीड करना, ट्रेन करना, एजुकेट करना। एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स बेसिकली 4 हैं, इस तरह से आप कर लीजिएगा, मतलब इस तरह का वो चार्ट बना लेना आप, ठीक है। मेरा चार्ट वगैरह बहुत सही नहीं है तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, सुंदर सुंदर चार्ट बना लेना। तो हु, सबसे पहले एलिमेंट क्या है प्रेजेंटेशन का, हु द स्पीकर। हु मतलब कौन है, कौन, हु इज़ गोइंग टू प्रेजेंट, यानी स्पीकर कौन है। फिर टू हुम, किसे प्रेजेंटेशन देना है। अब टू हुम में वही सारी चीज़ें आएंगी जो ऑडियंस की हैं, उनकी एजेस है ना, एज क्या क्या है देयर, उनके जेंडर क्या क्या है, बैकग्राउंड क्या क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज क्या क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेजेस नोन। अब आपका किस इफ़ेक्ट को आप क्रिएट करना चाह रहे हो प्रेजेंटेशन देकर, यानी आपका मिशन क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, और एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं। यूजिंग व्हाट मीडियम, आप कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो, यानी वेदर, यानी यहाँ पर आएगा टूल्स और टेक्नोलॉजीज़, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। तो प्रोजेक्टर, स्लाइड, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मैप, डायग्राम, इसमें से क्या क्या आप यूज़ करने वाले हो। 3 पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्बलाइज, इसका मतलब है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच द स्पीकर इज़ गोइंग टू यूज़। कौन से वर्ड्स का क्या मतलब विच टाइप ऑफ वर्ड्स यू आर गोइंग टू चूज़ फॉर योर वॉइस डिलीवरी, व्हाट यू स्पीक। आप इसका सीधा सीधा मतलब है व्हाट यू स्पीक, एंड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है। वोकलाइज का मतलब है हाउ यू डिलीवर योर वर्ड्स यूजिंग पिच, रिदम, इंटोनेशन, पेस, रेट, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये वॉइस मॉड्यूलेशन है।
एंड अदर वोकल स्किल्स। तो वोकल का मतलब, वोकलाइज का मतलब ही वोकल स्किल्स से, तो वोकल का मतलब है कि हाउ यू डिलीवर वर्ड्स यूजिंग पिच, रिदम, इंटोनेशन, पैरालिंग्विस्टिक के जितने वो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। विजुअलाइज, विजुअलाइज का मतलब है हाउ द ऑडियंस विजुअलाइज यू एंड योर प्रेजेंटेशन। मतलब आपकी ऑडियंस आपके प्रेजेंटेशन को और आपको कैसे विजुअलाइज करती है, कैसे उसका इम्प्रेशन क्रिएट करती है, मेंटल इम्प्रेशन, मेंटल मैप कैसे बनाती है। अब इसमें क्या क्या आता है, हाउ यू ड्रेस, आप कैसे अपने आप को ड्रेसअप करते हो, अपने आप को ग्रूम कैसे करते हो, और अपने प्रेजेंटेशन को ऑडियंस के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। आखिरी क्वेश्चन इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, चूज़ ए टॉपिक, मतलब टिप्स ऑफ ओवरकमिंग स्टेज फियर एंड फ्राइट। स्टेज फियर और फ्राइट को कैसे दूर करें। चूज़ ए टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट का टॉपिक चूज़ कर लीजिए, जितना ज़्यादा उसके बारे में पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िए। कहाँ से पढ़िए, ये न्यूज़पेपर से, मैगजीन्स से, ब्लॉग्स से, and collect as much information as you can, whether you just collect the information from YouTube, from surfing newspaper, from surfing magazines, blogs and anywhere else। तो चूज़ ए टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, सबसे पहले टॉपिक चूज़ कर लीजिए कि कौन से टॉपिक पर पब्लिक स्पीकिंग करनी है, फिर उस टॉपिक के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो वो गैदर करो, चाहे वो न्यूज़पेपर से करो, मैगजीन से करो, ब्लॉग से करो, यूट्यूब चैनल से करो या कहीं और से करो। प्रिपेयर ए वेल रिसर्च्ड स्पीच, जो भी टॉपिक पर प्रेजेंट कर रहे हो वेल रिसर्च करके उस पर कंटेंट तैयार करो। अवेयर योर सेल्फ विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक के वेरियस एस्पेक्ट से अपने आप को अवेयर कर लो, एनालाइज करो अच्छी तरह से टॉपिक पर। प्रिपेयर द आंसर ऑफ ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट ऑडियंस में आस्क फ्रॉम यू। अभी हमने कहा था ना कि अपने आप को प्रोबेबल क्वेश्चन के लिए तैयार कर लीजिए, जो पॉसिबल क्वेश्चन ऑडियंस आपसे पूछ सकती है उनको क्वेश्चन की लिस्ट और उसके आंसर की लिस्ट तैयार कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। रीच द वेन्यू एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम, कम से कम आधे घंटे पहले शेड्यूल्ड टाइम से पहले पहुंचिए, ताकि आप अपने आप को नेसेसरी अरेंजमेंट कर लें और अपने आप को थोड़ा कूल काम कर लें। कीप ऑन अटेंडिंग पब्लिक इवेंट्स अटेंड करते रहिए टाइम टू टाइम, और उनका वे ऑफ स्पीकिंग, उनका नॉन वर्बल क्यूज, उनका ये सारी चीज़ें उनकी नोटिस करिए। कुछ ह्यूमर यूज़ करने की कोशिश करिए, ह्यूमर बहुत अच्छा काम करता है। और थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करिए, फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपकी नर्वसनेस को मिटा देगी, फियर को मिटा देगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा टिप है वो ये है, गो फॉर रेगुलर रिहर्सल्स, गो फॉर रेगुलर प्रैक्टिसेस, रिपीटेड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो go for practice and only practice, that is the one and only tip to remove stage fear and fright। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा यूनिट है जो यहाँ जाकर ख़त्म हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी कवरिंग एटलीस्ट 3 questions for 7 marks and some more questions in 2 marks also. I hope to have you to rock the exam. Have a very nice examination. Thank you so much for watching. All the best. Love you.